हेलो एवरीवन। आज हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है लाइसोसोम। क्या होता है लाइसोसोम, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। लाइसोसोम को हम सुसाइड बैग भी या इसे हम डिस्पोजल यूनिट्स भी कहते हैं। अब है क्या लाइसोसोम? बेसिकली इसको डिस्कवर किया है 1955 में क्रिश्चियन डी डोवे ने। उसके बाद एक और साइंटिस्ट का आपने नाम याद रखना है, नोविकॉफ। नोविकॉफ ने 1960 में क्या सजेस्ट किया है? उन्होंने ये सजेस्ट किया कि लाइसोसोम जो है ये पिनोसाइटिक वेसाइकल से बना है। बेसिकली लाइसोसोम जो है ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है जो कि एनिमल सेल में पाई जाती है। ये हेट्रोजीनियस स्ट्रक्चर्स हैं और इनमें बहुत सारी वेरिएशंस देखने को मिलती है। शेप में वेरिएशंस देखने को मिलता है, इनकी साइज़ में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हमें देखने को मिलता है। अगर हम बात करेंगे लाइसोसोम की, तो लाइसोसोम को सुसाइड बैग कहते हैं या इसे डिस्पोजल यूनिट्स के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम लाइसोसोम की बात करेंगे तो लाइसोसोम में एसिडिक इंटरनल पीएच होता है। इस ये जो एसिडिक इंटरनल पीएच है ये लगभग 5 होता है और इससे फील्ड किया जाता है बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स के द्वारा। ये लाइसोसोम जो है ये इंट्रा सेलुलर डाइजेशन में भी इन्वॉल्व है। यहाँ पर 40 टू 50 टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स देखने को मिलते हैं लाइसोसोम में। और ये जो लाइसोसोम है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सिंथेसाइज होता है और इस लाइसोसोम की बहुत सारी टाइप्स भी हैं। अगर न्यूक्लियस एंजाइम प्रेजेंट है तो ये न्यूक्लियस एंजाइम क्या काम करेगा? ये डाइजेस्ट करेगा न्यूक्लिक एसिड को। ये जो न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है वो न्यूक्लियस है। ये एसिड राइबो न्यूक्लियस जो है वो आरएनए को डाइजेस्ट करेगा और एसिड डी राइबो न्यूक्लियस जो है वो डीएनए को डाइजेस्ट करेगा। यानी कि डाइजेस्ट मतलब होता है सिंपल मॉलिक्यूल यानी कि ब्रेक डाउन करेगा। लाइपेस एंजाइम जो है वो लिपिड्स को करेगा डाइजेस्टिंग। फॉस्फेटेस जो है वो फॉस्फेट लिंक कंपाउंड को डाइजेस्ट करने की कोशिश करेगा। जो सल्फेटेस है ये सल्फर लिंक कंपाउंड को डाइजेस्ट करेगा। ऐसे ग्लाइकोसाइडेस जो है वो पॉलीसेकेराइड्स को तोड़ेगा। ऐसे प्रोटीएस जो है वो प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करेगा इनटू स्मॉलर पार्ट्स दैट इज़ एमिनो एसिड्स। अगर हम स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे तो स्ट्रक्चर में ये वैक्यूल की कुछ मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन का जो डायमीटर है वो 0.2 टू 0.5 माइक्रोन मीटर है और बेसिकली साइटोसोल का जो पीएच है वो लगभग अप्रॉक्सीमेटली बेसिक ही होता है, पीएच 7.2 होता है। और अगर हम इंटरनल लाइसोसोम में देखेंगे तो यहाँ पे एसिडिक पीएच होता है। इंटरनल साइड में एसिडिक पीएच होता है और बाहर जो है वो बेसिक पीएच होता है। और अगर हम इसकी बात करेंगे लाइसोसोम की, तो लाइसोसोम में कुछ ट्रांसपोर्टर्स लगे होते हैं जैसे प्रोटॉन पंप यहाँ पे है और ये प्रोटॉन पंप क्या करता है, ये एटीपी को कन्वर्ट कर देता है एडीपी की फॉर्म में। तो ये भी जो है ये लाइसोसोम में ही ये रिएक्शंस भी देखने को मिलता है। अगर हम बात करेंगे लाइसोसोम के इंटीरियर में जो है वो वहाँ का जो पीएच है मैंने आपको बताया, वो लाइसोसोम अगर मैं बनाऊँ तो लाइसोसोम का इंटरनल पीएच जो है वो 5.0 है। बाहर जो साइटोसोल में वो 7.2 है। वही बताया यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे प्रोटॉन पंप लगे होते हैं और ये प्रोटॉन पंप क्या करते हैं, ये प्रोटॉन पंप जो है एनर्जी का ट्रांसफ़र एटीपी को जो है एनर्जी को यूज़ करते हैं, एटीपी को यूज़ करते हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। और यहाँ पे एंजाइमल डिग्रेडेशंस होता है, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 2 तरह के प्रोसेस देखने को मिलते हैं। एक ऑटोफैगी देखने को मिलता है और दूसरा हेट्रोफैगी देखने को मिलता है। ऑटोफैगी, ऑटो मतलब सेल्फ, फैगी मतलब एनगल्फिंग। तो डिग्रेडेशंस ऑफ साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट विद इन द लाइसोसोम, अगर साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट को लाइसोसोम में ही डिग्रेड किया जाएगा उससे हम ऑटोफैगी में इंक्लूड करते हैं। तो हेट्रोफैगी क्या होता है? हेट्रोफैगी बेसिकली एक प्रोसेस है जहाँ पे बहुत सारे सब्सटेंसेस को लिया जाता है सेल में एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से और उनकी ब्रेकडाउन की जाती है लाइसोसोम में, और ऐसे प्रोसेस को कहते हैं हेट्रोफैगी। क्लियर है ये चीज़?
नो अगर हम बात करेंगे अब ओरिजिन का तो जो लाइसोसोम है ये तो गोल्गी कम्प्लेक्स से भी ओरिजिनेट होता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी ओरिजिनेट होता है। लाइसोसोम बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। अब ये पॉलीमॉर्फिज्म्स क्या होता है, इसकी बहुत सारी फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं नेचर में। तो चलिए डिस्कस करते हैं एक एक करके कि कौन कौन सी पॉलीमॉर्फिज्म, कौन कौन सी फॉर्म है लाइसोसोम की। तो पहली फॉर्म जो आती है वो आती है हमारे पास, दैट इज़ प्राइमरी लाइसोसोम। अगर हम बात करेंगे प्राइमरी लाइसोसोम को तो इससे एक और नाम से भी जानते हैं, इससे हम स्टोरेज ग्रैन्यूल्स के नाम से जानते हैं। ये बेसिकली एक वेसाइकल है, यहाँ पे इनएक्टिव हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं और ये इनएक्टिव हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो हैं ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन के लिए एंजाइम्स को कैरी नहीं करते हैं। नाउ नेक्स्ट आता है हमारे पास सेकेंडरी लाइसोसोम। इस सेकेंडरी लाइसोसोम को हम हेट्रोफेगोसोम बोलते हैं। अब ये जो लाइसोसोम है ये हमें ये क्या करता है, ये फूड की इंजेक्शन करता है और यहाँ पे बहुत सारे मटेरियल्स की डाइजेशन भी करता है। और उसके बाद अगर हम टर्शरी लाइसोसोम की बात करेंगे, इसे हम रेजिडुअल बॉडी कहते हैं। ये बेसिकली लाइसोसोम जो है ये लेफ्ट ओनली अनडाइजेस्टेड फूड से, अनडाइजेस्टेड फूड है उसको छोड़ता है, विच लेटर थ्रोन आउट बाय एक्सोसाइटोसिस, जिसको बाद में एक्सोसाइटोसिस के द्वारा बाहर एलिमिनेट किया जाता है। फोर्थ इंपॉर्टेंट टाइप है दैट इज़ ऑटोफेगोसोम और इसे हम ऑटोलाइसोसोम भी कहते हैं। ये बेसिकली प्राइमरी लाइसोसोम होता है जो सेल ऑर्गेनेलीज या वर्न आउट सेल्स को एनगल्फ करता है। सपोज कर हमारे पास यहाँ पे ये फेगोसोम है, ये प्राइमरी लाइसोसोम है, दोनों की मिक्सिंग हो गई तो हमारे पास सेकेंडरी लाइसोसोम बन गया। ठीक है ना। इस सेकेंडरी लाइसोसोम से फिर टर्शियरी लाइसोसोम की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे सेकेंडरी लाइसोसोम जो ऑटोफेगी से बना है ये भी आ जाता है, तो यह इसकी हो जाती है फिर सेल के बाहर। ये सेल के अंदर वाला इन्वायरमेंट है, ये वाला अगर मैं बनाऊँ तो ये सेल के अंदर वाला हिस्सा है। ठीक है ना। और यहाँ से इसकी होती है ई फैगी, जिसको आप एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। तो ऐसे ही जो है लाइसोसोम जो है वो पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। नो अब इस डायग्राम पे ज़रा ध्यान देना है। ये डायग्राम तीनों इम्पॉर्टेंट प्रोसेसेस जो लाइसोसोम से होते हैं, जैसे फैगोसाइटोसिस होता है, पिनोसाइटोसिस होता है या ऑटोफैगी होता है। ऑटोफैगी होता है सीधा का सीधा एनगल्फ करना, और फैगोसाइटोसिस होता है सेल में इनगल्फ होकर फिर लाइसोसोम में डिग्रेड करवाना, कॉम्प्लेक्स बनेगा फेगोसोम। उसके बाद पिनोसाइटोसिस होते हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को सेल कैसे लेता है और सेल लेता है तो उस टाइम कौन सा प्रोटीन उसके लिए इन्वॉल्व होता है, फिर वहाँ पे एंडोसोम में कैसे डिग्रेडेशन होता है और लाइसोसोम में कंप्लीट डिग्रेडेशन कैसे होता है, इस चीज़ को हम अपने डिस्कस करना है। देखिए हमारे पास पहला प्रोसेस हमने लिया है हेट्रोफैगी का। ठीक है ना। अब देखिए अगर हम यहाँ पे सबसे पहले हम हेट्रोफैगी में पिनोसाइटोसिस देखेंगे। देखिए छोटे छोटे स्मॉल फ्रैगमेंट्स में हमारे पास कोई भी फॉरेन मटेरियल है, ये हमारे सेल के अंदर आ जाता है थ्रू सीडोपोडिया आएगा या फूड से आएगा या किसी भी तरीके से आ जाता है सेल के अंदर। पिनोसाइटोसिस में फिर क्या हो जाता है, एक प्रोटीन इसमें एक्सप्रेस होता है, उस प्रोटीन का नाम है रैब5। ये रैब5 प्रोटीन क्या करेगा, जो भी फॉरेन मटेरियल है उसको अर्ली एंडोसोम में लेके जाएगा, यानी कि अर्ली एंडोसोम में रैब5 प्रोटीन एक्सप्रेस हो रहा है। इसके बाद क्या होगा कि अर्ली एंडोसोम से ये जो पार्टिकल्स हैं फॉरेन पार्टिकल्स, ये रैब7 में चले जाएंगे। रैब7 जो बेसिकली ये प्रोटीन है, ये रैब7 प्रोटीन जो है ये लेट एंडोसोम में पाई जाती है। तो एंडोसोम जो है यहाँ पे एंडोसाइटोसिस होगा, उसके बाद इसे भेजा जाएगा लाइसोसोम में फर्दर डिग्रेडेशंस के लिए। ठीक। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो फैगोसाइटोसिस में बड़ा पार्टिकल है, इस बड़े पार्टिकल को एनगल्फ किया जाता है, बड़ा सब्सटेंस है, इसे फिर फेगोसोम में भेजा जाता है। फेगोसोम में इसकी फेगोलाइसिस होती है और फेगोलाइसिस से फिर बाद में इसको भी लाइसोसोम में ही भेजा जाता है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे ऑटोफैगी में, जो फेगोपोर है, इस फेगोपोर से फेगोपोर से हमारे पास एक जीन एक्सप्रेस होता है जिसका नाम है LC3। ये LC3 जीन क्या करता है, ये ऑटोफेगोसोम से लाइसोसोमल डिग्रेडेशन करता है। तो होप ये डायग्राम आपको क्लियरली समझ में आया होगा। ये बेसिकली स्कीमेटिक ओवरव्यू था 3 पाथवेज बाय विच मटेरियल्स आर मूव्ड टू लाइसोसोम। यहाँ पे हमने फेगोसाइटोसिस को पढ़ा, पिनोसाइटोसिस को पढ़ा और एक ऑटोफैगी को पढ़ा।
ना थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं फेगोसाइटोसिस को। देखिए, फेगोसाइटोसिस में हमारे पास फेगोपोर है। इस फेगोपोर में कोई भी साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट की एनगल्फिंग होगी। जब साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट की एनगल्फिंग होगी तो सेल जो है वो ऑटोफेगोजूम में चले जाएगी। ये जो साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट है ये ऑटोफेगोजूम में चले जाएगा। फिर ऑटोजूम के साथ लाइसोजूम फ्यूज़ हो जाएगा तो बनेगा ऑटोलाइसोजूम। अब ऑटोलाइसोजूम में क्या है, ऑटोफेगोजूम प्लस लाइसोजूम तो बना ऑटोलाइसोजूम। ऑटोलाइसोजूम से फिर डिग्रेडेशन हो जाती है साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स की लाइसोजूम में। थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं पिनोसाइटोसिस को। अगर हम पिनोसाइटोसिस की बात करेंगे, इसे सेल ड्रिंकिंग के नाम से जानते हैं। ये बेसिकली प्रोडक्ट है एंडोजूम ऑटोफेगोजूम का। एंडोजूम प्लस ऑटोफेगोजूम जहाँ पे आएगा, इस फ्यूजन्स को कहा जाता है एम्फीजूम। और एम्फीजूम किस में बनता है, पिनोसाइटोसिस में बनता है। नाउ नेक्स्ट आता है हमारा, दैट इज़ फंक्शन ऑफ लाइसोजोम। लाइसोजोम का क्या काम है? ये बनाया ही गया है इंटरसेलुलर डाइजेशन के लिए। जैसे जितने भी वॉर्न आउट सेल्स हैं, ऑर्गेनेलीज हैं, कंपोनेंट्स हैं, उनकी ब्रेक डाउन करता है। इसके साथ साथ ये एक्स्ट्रा सेलुलर फूड को भी डाइजेस्ट करता है। जैसे एक्रोजोम जो है वो हाई एल्यूरिनिडेज एंजाइम को डाइजेस्ट करता है। एक्रोजोम जो है वो हाई एल्यूरिनिडेज एंजाइम को प्रोड्यूस करता है। और ये हाई एल्यूरिनिडेज एंजाइम जो है ये सेल एनवेलप को डाइजेस्ट करता है। ऑस्टियोक्लास्ट सेल जो है वो बोन्स को डाइजेस्ट करते हैं। इसके अलावा लाइसोजोम बहुत सारे हार्मफुल सब्सटेंसेस जो हैं उनको डाइजेस्ट करता है। इसके अलावा ये डिफेंस भी प्रोवाइड करता है बॉडी को। जैसे न्यूट्रोफिल जो है वो एक इम्पॉर्टेंट डिफेंस सिस्टम है ह्यूमन बॉडी में। ये न्यूट्रोफिल्स क्या करता है, ये एनगल्फ कर देता है फॉरेन पार्टिकल्स को। ना इसके बाद अगर हम बात करेंगे, ये बहुत सारे हार्मोन्स को भी रिलीज़ करता है। जैसे थायरॉक्सिन को रिलीज़ करेगा फ्रॉम थायरोग्लोबुलिन से, ठीक है ना, थायराइड ग्लैंड से इसको रिलीज़ कर लेगा। इसके अलावा मेटामॉर्फोसिस के टाइम पे बहुत सारी अनवांटेड ऑर्गेनेलीज को डाइजेस्ट कर लेता है। जैसे टैडपोल में टेल और गिल्स को डाइजेस्ट कर लेता है। यूट्रस की एनलार्जमेंट हो जाती है पार्चुरेशन के बाद, ये काम लाइसोजोम करता है। स्टारवेशन के टाइम पे क्या करता है, हाइड्रोलाइज कर लेता है। जो स्टोर्ड ऑर्गेनिक फूड है सेल में उसको हाइड्रोलाइज कर लेगा और एक्स्ट्रा नरिशमेंट प्रोवाइड कर देता है सेल ऑर्गेनेलिज की डाइजेशन से। इसके अलावा ये क्या काम करता है, ये दे मे काज ब्रेकडाउन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड की ब्रेकडाउन काज कर देता है और इसकी वजह से म्यूटेशन आता है। इसके साथ साथ बहुत सारी जो रेजिडुअल बॉडीज़ हैं वो सेल में एक्यूमुलेट हो जाती हैं और इसकी वजह से बहुत सारी स्टोरेज प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बहुत सारी स्टोरेज डिजीज़ आ सकती हैं। जैसे गाउट हो सकता है, सिलिकोसिस हो सकता है, रेमाटॉइड हो सकता है, एस्बेस्टोसिस हो सकता है। इसके अलावा ये बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो हमारी बॉडी में रेजिडुअल बॉडी में होते हैं उसकी वजह से इरिटेशन भी हो सकता है। इसके अलावा ये एजिंग को रिड्यूस करता है। नाउ अब नेक्स्ट इसी में इम्पॉर्टेंट है कि लाइसोजोम जो है वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स रिलीज़ करता है। एक मेन एंजाइम है जिसका नाम है एसिड हाइड्रोलेस। अगर एसिड हाइड्रोलेस एंजाइम जो लाइसोजोम में प्रोड्यूस होता है, अगर वो नॉन फंक्शनल हो जाए, अगर उसमें म्यूटेशन आ जाए, अगर वो काम करना भूल जाए, वो काम करना छोड़ जाए, तो इससे बहुत सारे लाइसोजोमल स्टोरेज डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। तो अब हमने उन्हीं डिसऑर्डर्स को एक एक करके पढ़ना है। तो पहला जो डिसऑर्डर है वो है टे-सैक डिसऑर्डर। ये टे-सैक डिसऑर्डर जो है ये कॉज होता है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ हेक्सोएमाइनिडेज। इस हेक्सोएमाइनिडेज को GM2 गोनेलिनोसाइडेज भी कहते हैं ना। इसके अलावा लाइसोजोम क्या काज करता है, ये गॉचर डिजीज़ काज करता है। ये गॉचर डिजीज़ जो है इट इज़ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ ग्लूकोसेरिबोसाइडेज। ग्लूकोसेरिबोसाइडेज की वजह से गॉचर डिजीज़ होता है। उसके बाद आता है नेम-एंड-पिक डिजीज़। ये नेम-एंड-पिक डिजीज़ जो है स्पिंजोमाइलिनेस एंजाइम से होता है। इसके अलावा हमारे पास पॉम्प डिजीज़ आता है। ये बेसिकली ग्लाइकोजन टाइप 2 स्टोरेज डिजीज़ है। ये अल्फ़ा 1
4 ग्लाइकोसाइडेज की वजह से होता है। उसके बाद हमारे पास आता है मेटाक्रोमेटिन ल्यूकोडिस्ट्रोफी। ये मेटाक्रोमेटिन ल्यूकोडिस्ट्रोफी जो है ये अराइल सल्फराइलेस एंजाइम से होता है। अगर एक्सीडेंटल लाइसिस हम लाइसोसोम की करेंगे तो कोई भी चेंज पीएच में नहीं आएगा, यानी कि साइटोसोल में जो 7.2 है पीएच वो 7.2 ही रहेगा। क्लियर है यहाँ तक? तो ये था आज का टॉपिक जहाँ पे हमने लाइसोसोम पढ़ा, लाइसोसोम का पॉलीमॉर्फिज्म डिस्कस किया, लाइसोसोम का स्ट्रक्चर हमने देखा, लाइसोसोम के बहुत सारे फंक्शंस को डिस्कस किया। उसके बाद लाइसोसोम की डिफरेंट डिजीजेस देखी हमने ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ एसिड एनहाइड्रेस एंजाइम की वजह से। ठीक है ना? तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। थैंक यू।